चंट जेठानी बनी नई बहू की सौतन। मिताली हड़बड़ाती हुई कमरे की ओर कदम बढ़ाते हुए कमरे में आती है। नायरा, अब तक तेरी लीपा पोती पूरी नहीं हुई। बारात लड़के वालों के घर से घंटा भर पहले निकल गई है। माँ, सारी गलती सरासर आपकी है। किसने कहा था आपको सस्ती पार्लर वाली बुक करने को? देखो, पूरा का पूरा हुलिया बिगाड़ दिया उसने आपकी बेटी का। आप मुझे 2 मिनट दो, मैं जल्दी से मेकअप करके मंडप में आती हूँ। नायरा जल्दी से मेकअप करके अपनी माँ मिताली के साथ मंडप में आती है। तभी बारात गाजे बाजे की गूंज के साथ दरवाजे के अंदर आती है और दूल्हे के सहरे में सजा दीक्षांत जैसे ही मंडप की तरफ बढ़ता है कि उसकी भाभी चांदनी उसकी शेरवानी सही करती है। अरे जरा ठहरिए देवर जी। हाँ, ये हो गई आपकी शेरवानी सही। चांदनी को दीक्षांत के इतने करीब देखकर नायरा कुड़कुड़ाती हुई अपनी माँ से बोलती है, माँ, कौन है ये चांडाल चुड़ैल? देखो तो कैसे सूट बूट सही करने की बहानीबाजी से मेरे दीक्षांत के करीब चिपके हुए है। पता नहीं, पर ये नियत की खोटी नजर आ रही है। अरे बावली हो गई है क्या? जो जी में आ रहा है बक रही है। अरे वो तेरी जेठानी है, दामाद जी की भाभी। अपनी माँ की फटकार सुनकर नायरा चुप हो जाती है। जिसके बाद नायरा और दीक्षांत जैसे ही जयमाले के लिए स्टेज पर चढ़ते हैं, चांदनी भी दीक्षांत के बगल में आकर खड़ी हो जाती है। हेलो नायरा, मैं चांदनी हूँ, दीक्षांत की भाभी और नाते में तुम्हारी जेठानी। जानती हूँ जेठानी जी। अब अगर आपने अपना परिचय दे दिया तो नीचे उतर जाइए। नायरा का उखड़ा हुआ रवैया देखकर चांदनी चिढ़कर नीचे उतर जाती है। जिसके बाद जयमाले की रस्म पूरी हो जाती है। कुछ ही देर के बाद दोनों की शादी हो जाती है और विदाई के वक्त चांदनी अपनी देवर और देवरानी के बीच में जाकर बैठ जाती है, जिसे देखकर नायरा बोलती है, जेठानी जी, बाकी की गाड़ियां तो बिल्कुल खाली पड़ी है, फिर भी आप हमारे बीच आकर बैठ गई। हाँ, वो हुआ यूं देवरानी जी कि सारी गाड़ी पहले ही ससुराल के लिए रवाना हो गई और मैं पीछे छूट गई। फिर बच गई थी दूल्हे की गाड़ी, इसलिए इसमें सवार होना पड़ा। हाँ नायरा, वैसे भी कुछ ही देर की बात है। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे की आंखें पढ़ते हुए मन ही मन फुसफुसाना शुरू कर देती है। बहुत तेवर दिखा रही थी स्टेज पर। शायद तुम्हें पता नहीं देवरानी जी, चांदनी क्या चीज है। तुम्हारी आंखें साफ बता रही है कि तुम अपनी जेठानी को यहाँ देखकर राख हो रही हो। अच्छी चाल चली है जेठानी जी, मगर अब तक तुमने अपनी देवरानी का दांव देखा नहीं। बस अब मुझे ये जानना है कि जेठानी जी के दिमाग में दीक्षांत को लेकर कौन सी खुराफाती खिचड़ी पक रही है। अगर मेरा शक सही साबित हुआ तो इसी राख में तुम्हें खाक न किया तो मैं अभी नायरा नहीं। कुछ ही देर में गाड़ी नई बहू के ससुराल के बाहर आकर रुकती है, जहाँ आरती की थाली लिए खड़ी सास बोलती है, नई बहू, इस कलश को अपने दाहिने पांव से उड़ेलकर भीतर आ जा। जी माँ जी। इतने के बाद अंगूठी ढूंढने की रस्म शुरू हो जाती है, मगर चांदनी की नजर अभी दीक्षांत पर टिकी थी। ये जेठानी जी दीक्षांत को ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही है, जैसे खा ही जाएगी। जी तो कर रहा है कि जेठानी जी की आंखें नोचकर चील कौओं को खिला दूं। अरे क्या हुआ नई बहू, तेरा ध्यान कहाँ है? दीक्षांत ने तुझे हरा दिया। जाने दीजिए माँ जी, शायद मेरी देवरानी जी शय को मात देना नहीं जानती। जी नहीं भाभी, आप अपनी देवरानी को कच्ची खिलाड़ी समझने की भूल कर रही है। मुझे खेलना भी आता है और जो मेरा है उसे छीनना भी आता है। अपनी देवरानी का जवाब सुनकर चंट जेठानी जल भुनकर राख हो जाती है और शादी की रात जैसे ही नायरा दीक्षांत के करीब आने की कोशिश करती है, तभी दीक्षांत उसे दूर करते हुए कहता है। अपने पति का बेरुखा बर्ताव देखकर नई बहू के मन में खिटपिट शुरू हो जाती है और अगली सुबह जेठानी उसे छेड़ते हुए बोलती है, क्या हुआ नायरा, शादी की पहली सुबह ही तुम्हारा मुंह क्यों सूजा हुआ है? लगता है देवर जी के कांधे का तिल देखने को नहीं मिला क्या? अपने चंट जेठानी की ये बात सुनकर नायरा भौहे चढ़ाकर सुलगते हुए कहती है, ये बात आपको कैसे पता जेठानी जी? मुझे तो बहुत कुछ पता है, पर छोड़ो। नायरा वहां से फुसफुसाते हुए अपने कमरे में चली आती है और चिल्लाकर बोलती है, शर्ट उतारो। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? देख क्या रहे हो? शर्ट उतारो। अरे सुबह सुबह जुनून जाग गया क्या?
कम से कम ये तो देख लो कि दरवाजा खुला हुआ है। मैं कोई तुम्हारी इज्जत नहीं छीन रही, कुछ देखना है सीधे खड़े रहो और शर्ट उतारो। जैसे ही दीक्षांत शर्ट के बटन खोलता है उसके कंधे पर वही तिल दिखाई देता है, जिसे देखकर वो आग बबूला होकर सभी को बुलाहट देती है। सासू माँ, ससुर जी, जेठ जी, कहाँ है? सभी जल्दी से यहाँ आइए। अरे क्या हुआ नई बहू, सुबह सुबह क्यों हल्ला मचा रखा है? हाँ देवरानी जी, ये तुम्हारा चेहरा लाल पीला क्यों हुआ पड़ा है? पहेलियां मत बुझाओ जेठानी जी, आप जो मेरी सौतन बनी बैठी हैं, तो भला मेरे चेहरे पर खुशियां कहाँ से होगी? नायरा तुम होश में तो हो? मैं तो होश में हूँ जेठ जी, मगर शायद आपको पता नहीं कि आपके पीठ पीछे आपकी पत्नी अपने देवर के साथ सेटिंग करके मेरी सौतन बनी बैठी है। अरे नई बहू, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? देवर भाभी का रिश्ता माँ बेटे के बराबर होता है और तू इन्हीं पर लांछन लगा रही है। तेरे पास कोई सबूत है? माँ जी, अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो जेठानी जी को कैसे पता कि मेरे पति के कंधे पर तिल है? अरे घनचक्कर, देखा होगा कभी दीक्षांत को बॉडी बनाते। बेवकूफ, बात का पतंगड़ बना दिया। अब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कर और चाय बना, सवेरे सवेरे सर में दर्द दे दिया। इसके बाद सभी वहां से चले जाते हैं और चंड जेठानी कहती है, मैंने तो तुम्हें सिर्फ झूठी हवा दी थी देवरानी जी, मगर तुम तो सचमुच में सुलग गई। इस तरह देवर और जेठानी के चक्कर की बात कुछ दिनों में दब जाती है, मगर कहते हैं ना कि सच को चाहे कितना भी छिपाने की कोशिश क्यों न करो, वो एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। एक रात नायरा को गहरी नींद में पाकर दीक्षांत कमरे से निकलकर अपनी भाभी के कमरे में आता है। तभी नायरा खिड़की पर खड़ी होकर उसकी बातें सुनने लगती है। कितनी देर लगा दी दीक्षांत, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्या करूं यार, वो नायरा रात भर उल्लू की तरह जगराता किए रहती है, वरना दीक्षांत चांदनी से अकेले मिलने का चांस छोड़ता है क्या? जमाने के लिए भले ही भाभी माँ के समान होती है, मगर इस दीवाने देवर के लिए तो तुम दिलरुबा हो। दोनों देवर भाभी इस बात से बेखबर थे कि बाहर खड़ी हुई नई बहू ने फोन में उनकी पूरी वीडियो बना ली है, जिसके बाद सभी लाइट जल उठती है और ससुराल के लोग वहां जमा हो जाते हैं, जिसे देखकर दोनों देवर भाभी शर्म से तरबतर हो जाते हैं। संजीव, आप? क्या हुआ चांदनी, शब्द साथ नहीं दे रहे हैं ना? हा? तुम जैसे बेशर्म लोगों ने रिश्तों का नाम मिट्टी में मिला दिया है। और दीक्षांत, तू तो मेरा सगा भाई था ना, फिर तेरे कदम कैसे डोल गए? इससे पहले कि दीक्षांत अपनी सफाई पेश करता, गिरधारी उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। नामुराद, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे खून का कतरा मेरे मुंह पर कालिख पोत देगा। निकल जाओ यहां से और कभी अपना मुंह मत दिखाना। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, नायरा मुझे माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई, मैं बहक गया था। तुम बहक गए थे इसलिए कि तुम मर्द हो? हाँ, अगर यही गलती मुझसे हुई होती तो क्या तुम मुझे अपनाते? शायद नहीं। इसीलिए आज मैं सुहाग और स्वाभिमान में से अपने स्वाभिमान को चुनती हूँ। जो इंसान एक बार बहक सकता है वो बार बार उसे दोहराए पर नजर आता है। मैंने कहा था ना जेठानी जी, मैं आपका पर्दा फाश करके रहूंगी। आज आपका कच्चा चिट्ठा सभी के सामने है। इतने के बाद नायरा सभी रिश्ते नाते तोड़कर ससुराल से चली जाती है और संजीव भी चांदनी से तलाक ले लेता है। मगर देवर भाभी का एक गलत रिश्ता 4 जिंदगियां बर्बाद कर देता है। कड़वा कथन है, मगर रिश्तों की डोर उस कच्चे धागे की जैसे होती है जो भरोसे के गांठ पर टिकी होती है, जिसे बनाने में जिंदगी बीत जाती है मगर टूटने में सिर्फ एक लम्हा लगता है। नई बहू लाई दहेज में जादुई बच्चे। करिश्मा एक गरीब असहाय अनाथ लड़की थी जो अपना पेट पालने के लिए शामू नाम के आदमी के साथ काम करके उसके ठेले पर आए ग्राहकों को संभालती थी। पैसों के बदले में वो शामू से खाना लेकर घर की ओर बढ़ती है, जहां सुनसान रास्ते पर उसका प्रेमी पार्थ आकर कहता है, करिश्मा कैसी हो तुम? ठीक ही हूँ। वैसे हमारी शादी का क्या हुआ? बात की तुमने अपनी मम्मी से? करिश्मा, माँ से बात तो की है, पर माँ हमारे रिश्ते के लिए मान नहीं रही है, क्योंकि तुम गरीब हो, दहेज वगैरह की बात कर रही है। पर मैंने भी माँ से कह दिया है, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे ही करूंगा, वरना किसी से नहीं करूंगा। पार्थ, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि मुझसे प्यार मत करो, तुम्हारी माँ नहीं मानेंगी। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। करिश्मा,
माँ को जो चाहिए मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तुमसे मतलब है। और तुम बहुत अच्छी हो और काफी हो, तुम मुझे अच्छे से घर संभाल लोगी, मैं जानता हूँ, परेशान मत हो। यह कहकर पार्थ वहां से चला जाता है और करिश्मा भी आगे चलने लगती है कि उसे 3 छोटे छोटे बच्चे रोते हुए वहां मिलते हैं। तभी करिश्मा कहती है, क्या हुआ? इतने प्यारे प्यारे बच्चों, तुम रो क्यों रहे हो? दीदी दीदी, मुझे और मेरे दोनों भाई बहनों को भी बहुत भूख लग रही है। हमने कल शाम से कुछ भी नहीं खाया है। मेरी छोटी बहन बहुत रो रही है, कुछ खाने को दो ना। भूख लगी है भैया, बताना है। हले हले हले, ये छोटी सी प्यारी सी लड़की तो बहुत क्यूट है और तुम दोनों बच्चे भी बहुत प्यारे हो। तुम्हें भूख लग रही है ना? ऐसा करो, ये खा लो, बहुत अच्छी आलू पूड़ी है इसमें। हाँ दीदी, ये तो हमें बहुत पसंद है। करिश्मा के कहते ही तीनों बच्चे खाना खाने लगते हैं। तभी करिश्मा पार्थ की बातों को सोचकर आंसू बहा रही होती है। ये देखकर चिंटू कहता है, अरे दीदी, आप रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटा चिंटू। अरे दीदी, थोड़ा सा तो बता दो, क्या हुआ है? वो मेरी शादी नहीं हो रही है क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, अब आपकी शादी जरूर होगी। पर कैसे? तभी चिंटू जादुई रोशनी के साथ ढेर सारे सोने के सिक्के देता है। फिर मिंटू जादू से हीरे की बरसात करता है। फिर किट्टू अपने जादू से ढेर सारा स्वादिष्ट खाना उसके सामने प्रकट करती है। ये देखकर करिश्मा हैरानी से कहती है, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? तुम तीनों तो बहुत ही छोटे बच्चे हो और ये सब जादू कैसे कर रहे हो? सोना, हीरे, इतना सारा खाना। फिर तुमने मुझसे खाना क्यों मांगा? दरअसल हम यहाँ पर किसी नेकदिल जरूरतमंद की मदद करने के लिए आए थे, पर कैसे और किसकी करें ये समझ नहीं आया। इसलिए हमने सोचा जो हमें खाना खिलाएगा हम उसकी मदद करेंगे। इसलिए आप अपने ससुराल वालों को कह दीजिए कि अब आप गरीब नहीं हैं, उनको जो भी चाहिए अब हम 3 बच्चे उनकी मांग पूरी करेंगे। इससे आपकी शादी आसानी से हो जाएगी। क्या सच में? तुमने तो मेरी सारी परेशानियां ही खत्म कर दी। ठीक है, मैं भी पार्थ से बात करती हूँ। आप तीनों बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुमने जो ये सब खाना दिया है उसमें से थोड़ा मैं लेकर गरीब बच्चों को खिला सकती हूँ? बिल्कुल, ये सारा सोना और हीरा भी आपका ही है। आप इनका कुछ भी करिए, हम आपको और दे सकते हैं क्योंकि हम 3 जादुई बच्चे हैं। ये सुनकर करिश्मा जल्दी से सारे सोने और हीरे को अलग अलग पोटली में बांध लेती है और खाने को गरीब बच्चों और लोगों को खिला देती है। जिसके पश्चात वो तीनों जादुई बच्चे उसके साथ घर लौटते हैं और जादू से वो और उसकी माँ खाना खाते हैं। अगले दिन करिश्मा सज धज कर पार्थ और सुमन से अपने रिश्ते की बात करती है। साथ ही उन तीनों जादुई बच्चे के बारे में बताती है। लालच के मारे सुमन पार्थ और करिश्मा की शादी धूमधाम से करा देती है, जिसमें नई बहू दहेज में 3 जादुई बच्चों के साथ गृह प्रवेश करती है। देखो, मैंने तो तुम्हारी बात मानकर शादी करा दिया, अब तुम इन 3 बच्चों का जादू दिखाओ मुझे। माँ जी, मेरे जेवर देखिए, सोने और हीरे से जड़े हैं। चिंटू मिंटू की वजह से हुआ है और शादी में जो आपने खाना खाया था वो सारा खाना किट्टू की वजह से आया है। चिंटू, मिंटू, किट्टू, क्या एक बार तुम माँ जी के सामने अपनी जादू का प्रदर्शन कर सकते हो? हाँ दीदी, आंटी मैं आपको टेस्टी टेस्टी खाना खिलाती हूँ। तभी किट्टू के हाथ से एक तेज रोशनी में स्वादिष्ट से स्वादिष्ट पकवान उसके सामने हाजिर होते हैं। ये देखकर बुढ़िया के मुंह से पानी टपकने लगता है और वो लपक कर खाने लगती है। आह, क्या खाना है, एकदम मजेदार। आहा। करिश्मा, आखिरकार तुम्हारा जादू माँ पर चल ही गया। ये सब मैंने नहीं, चिंटू मिंटू किट्टू ने किया है। शुक्रिया तुम तीनों बच्चों का। कोई बात नहीं दीदी। तभी खाना खाते खाते सुमन एक जोर का विस्फोटक पाद मारती है। उसकी बदबू पूरे घर में फैल जाती है और महेश कहता है, अरे भगवान, जब तुम्हें हजम नहीं होता तो इतना सारा खाना लपड़ सपड़ कर खाने की क्या जरूरत है? इतना सारा खाना मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा, इसलिए टूट पड़ी, माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बापूजी। हाय सासू माँ जी, आपने बहुत जोर का छोड़ा है। चिंटू मिंटू, क्या तुम इस बदबू को हटा सकते हो? हाँ बिल्कुल। तभी चिंटू अपने जादू से पूरे घर में खुशबूदार फूलों की बरसात कर देता है, जिससे पूरा घर महकने लगता है। अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है, रईस के घर की तरह, जैसे किसी ने महंगे वाला परफ्यूम छिड़क दिया हो। वो तो है, अब मेरी बारी।
ये कहकर चिंटू मिंटू अपने जादू से सोने के सिक्के और ढेर सारे हीरे की बरसात कर देते हैं। ये देखकर पूरा परिवार आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे कमाल हो गया, इतने सारे चमचमाते हीरे तो मैंने कभी नहीं देखे। बहू, तुम इन बच्चों को दहेज में लाई हो अपने साथ, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सब हमारे हैं ना? जी बापूजी। ठीक है, तुम दोनों सो जाओ। अब जाकर हम यहाँ हैं और तुम तीनों बच्चे उस वाले कमरे में रहने चले जाओ जो सामने है। ठीक है आंटी। ये सुनकर पार्थ और करिश्मा अपने कमरे में चले जाते हैं और चिंटू मिंटू किट्टू भी। वहीं लालची सुमन उन सोने के सिक्कों को बेड पर फैलाकर महारानी की तरह लेट जाती है और महेश उन हीरों को हाथ में लेकर घूमता रहता है और उस खाने को भी कमरे में रख देता है। वक्त गुजरता है। बड़े प्यार से सुमन करिश्मा के साथ पेश आती है। एक दिन सुमन मिंटू से कहती है, ए बच्चे, घर में कितनी सारी गंदगी हो रही है, जाले लगे हैं, सफेदी खराब है, कुछ भी नहीं चमक रहा। क्या तुम अपनी जादू से ये सब कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, ये देखिए। मिंटू के एक चुटकी बजाते ही घर के जाले साफ हो जाते हैं। दीवार का पेंट बदल जाता है। पूरा घर चमकने लगता है। ये देखकर बड़ा सा मुंह खोलकर सुमन कहती है, तुम तो सच में कमाल हो, बड़ा अच्छा जादू आता है तुम तीनों बच्चे को। वो तो है। तभी घर के द्वार पर एक भिखारन खाना मांगती है जिसे सुमन डांट कर भगा रही थी। चल चल जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से भिखारी आ जाते हैं। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? किसी को खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम होता है। मुझे ज्यादा मत सिखा, समझी? किट्टू मिंटू, अगर हम चले गए तो ये करिश्मा का जीना हराम कर देंगे। हमें इन्हें सबक सिखाना चाहिए। बिल्कुल, तुम सबक सिखाओ, मैं उन आंटी को खाना खिलाती हूँ। तभी वो बच्ची जादू से बहुत सारा खाना डाइनिंग टेबल पर सजा देती है और करिश्मा को इशारा कर देती है। फिर करिश्मा उसे अंदर लाकर खाने को कहती है। वहीं चिंटू मिंटू सुमन को हवा में बार बार पटकते हैं तो कभी पंखे पर लटका कर कहते हैं, आंटी जी, कभी भी एक गरीब का अपमान नहीं करना चाहिए। आपको वैसे ही अपमान आपने करिश्मा का किया था। अगर हमारे जाने के बाद आपने उसके साथ ऐसा किया तो हम यही सब करेंगे आपके साथ। बचाओ बचाओ मुझे, मेरा सर घूम रहा है। बच्चों, मुझे माफ कर दो, मैं अब किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगी। शुक्रिया चिंटू मिंटू किट्टू, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। तुम मुझसे मिलने तो आओगे ना? हाँ बिल्कुल। इस तरह वो तीनों बच्चे करिश्मा को ढेर सारा सोना, हीरे और खाना देकर चले जाते हैं, जिसके बाद सुमन अपनी बहू का सम्मान करके उसके साथ खुशी खुशी रहती है। जादुई थाली। अजी क्यों जिद पर तने हुए हैं? धरती पर खड़े होने का बल नहीं बचा तुम्हारे शरीर के भीतर। राम ना करे तुमको कुछ हो गया तो इस बुढ़ापे में मैं किसके सहारे काटूंगी? पन्ना, अगर जाऊंगा नहीं तो कमाऊंगा क्या? फिर खाएंगे क्या? ये पापी पेट तो नहीं मानेगा ना। कितना आस लगाई थी कि मेरे दोनों बेटे राम लखन बनकर हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, मगर लुगाइयों के आते ही गिरगिट की सी चाल बदल दिखाई उन्होंने। बेटों के छोड़ जाने के बाद 60 वर्षीय गजोधर अपनी पत्नी पन्ना के संग गांव के अंतिम छोर में बसे नदी के किनारे एक गुमटी डालकर गुजर बसर कर रहे थे। अच्छा, मैं जाता हूँ, तुम भीतर से किवाड़ कस लो। घर का दाना पानी चलाने के खातिर गजोधर सारा दिन सड़कों पर घूमकर कबाड़ टटोलता और उन्हें बोरियों में भरकर मोहसिन भंगार वाले के हाथों बेचा करता था। राम राम मोहसिन भाई, ये लो, जल्दी से इस कबाड़ का भार तोलकर दाम दे दो। ये लो चचा जान, 15 किलो कबाड़ था, जिसके कुल मिलाकर बनते हैं 150 रुपया। अरे जो भी बन पड़ता है दे दो भाई। गजोधर उन पैसों के मुट्ठी में बांधकर घर लौटते हुए खुद से बतियाते हुए बढ़ता जा रहा था। एक सवेर से सांझ तक घुमक्कड़ की तरह किवाड़ बिन चुनकर भी सिर्फ 150 रुपए हाथ लगे हैं। ये तो बनिए की उधारी चुकाने में ही बराबर हो जाएगी। आज का राशन पानी कैसे मोल लूंगा? गजोधर को जो बात पूरे रास्ते खलती है उसके संग वही होता है। बनिया उसे पैसे लेने के बाद अपना पल्ला झड़पते हुए उसे दुकान से भगा देता है। क्या बात है जी, आप परेशान क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? पन्ना, धिक्कार है, जो मैं भरसक तुम्हारा पेट भी नहीं पाल सकता। चुप हो जाइए, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और फिर ये क्या कम है कि हम थोड़े में भी संग हैं?
सीमित भंडारण होने के चलते जहां बुढ़ापे की उम्र में उन्हें अत्यधिक पोषक तत्व से परिपूर्ण आहार खाना था, वहां बूढ़े दंपति आधा पेट खाकर एक दूसरे के आगे अपनी झूठी तृप्ति भरा रुझान प्रकट करते हैं। हर एक दिन गजोदर सड़क पर घूमकर जो कबाड़ चुनता, उसी से वह रात में अपने पेट की आग को बुझा पाते थे। एक रोज जब गजोधर घर लौटते हुए कहता है, सवेरे से अब तक एक पैसे का भी कबाड़ नहीं दिखाई पड़ा। एकाएक उसकी बूढ़ी निगाह रास्ते के बीचों बीच पड़ी एक साधारण थाली पर जाती है। गजोधर उसे लेकर घर आकर अपनी पत्नी को देता है। पन्ना, ये देखो, मुझे चौराहे के बीचों बीच ये थाली मिली। इसकी चमक और दमक देखकर तो ऐसा लग रहा है कि किसी बर्तन व्यापारी के ट्रक से गिर पड़ी थी। आज आपको इसी थाली में खाना परोसती हूँ। पन्ना उस थाली को धो पोंछ कर उसे गजोधर के आगे बिछाकर जैसे ही उसमें थोड़ा सा चावल परोसती है, थाली के चारों ओर एक तेज चुभने वाली चमक प्रकाशमान होती है और दोनों की आंखें चकाचौंध रह जाती हैं। अरे तुमने तो इसमें जरा सा चावल का कतरा डाला था, फिर ये थाली अपने आप चावल से लबालब कैसे भर गई? कहीं ये माँ अन्नपूर्णा की दया तो नहीं है? मुझे तो ये माया इस जादुई थाली की लगती है। देखो, एकाएक इस थाली का रंग भी साधारण से सुनहरा हो गया। जादुई थाली का पुख्ता प्रमाण जानने के खातिर पन्ना थाली के भीतर के चावल को निकालकर इस बार उसमें कच्चा दाल डालती है। जादुई थाली एक बार फिर अपनी माया को प्रकट करती है। मैंने इस थाली के भीतर दाल के चुनिंदा दाने डाले थे, मगर इसका पूरी तरह भरना इसके जादुई होने का पुख्ता प्रमाण दे चुकी है। काश कि हमारे पास कुछ पैसे होते तो हम उसे भी इस जादुई थाली के सहारे बढ़ा सकते थे ना पन्ना। पैसे ना सही, मगर अब ये जादुई थाली पैसे कमाने का जरिया जरूर बनेगी। मगर कैसे? पन्ना टोकरी में पड़े अल्प सब्जियों को जैसे ही जादुई थाली में डालती है, थाली के भीतर सैकड़ों सब्जियों की भरमार लगकर जमीन पर गिरने लगती है। अरे इस जादुई थाली के तो खेल निराले हैं। एक ही क्षण में कैसे एक आध सब्जियों को ठेला भर सब्जियों में बदल डाला। जादुई थाली से मिले सब्जियों को बड़े से टोकरी में भरकर बूढ़ा गजोदर उन्हें माथे पर लाद कर बेचने के लिए चल पड़ता है। सब्जी ले लो, ताजी हरी सब्जियां ले लो, पालक, गोभी, आलू, ये लो भैया रास्ते का माल सस्ते में, सब्जी ले लो। गजोधर को यूं सब्जी बेचता देख गांव की झुमरी बोल पड़ती है, अरे ओ सब्जी वाले बिहारी बाबू, का भाव बेचत हो ई भाजी तरकारी? एकदम सस्ता और सारी सब्जियां एकदम कच्ची और ताजी हैं। झटपट से 1 किलो आलू और 1 किलो पालक तौल दो। गजोधर झुमरी को सब्जी तौल कर दे देता है। तभी झुमरी उसे पैसे देते हुए कहती है, अरे ये रास्ते का माल सस्ते में का मतलब था? झुमरी की बात सुनकर गजोधर मन में कहता है, अब क्या कहूँ कि ये सब्जी जादुई थाली की देन है जो मुझे रास्ते में पड़ी मिली थी, तभी तो रास्ते का माल सस्ते में बोलकर बेच रहा हूँ। गजोधर बाजार में जाकर अपनी सारी सब्जियां बेचकर कमाए हुए पैसे लेकर घर आता है। पन्ना, ये रही आज की कमाई। पन्ना जादुई थाली को जमीन पर रखकर जैसे ही एक सिक्का थाली के भीतर डालती है, वह 10 सिक्के बन जाते हैं। इसका अर्थ इस जादुई थाली की खासियत यह है कि जो कुछ भी इसमें एक अंश डाला जाएगा, ये उसे 10 गुना करता है। फिर पन्ना एक साथ सभी सिक्के और नोटों को जादुई थाली में एक साथ डालती है कि सिक्के लावे के फूटने की सी ध्वनि करते हुए थाली को ऊपर तक भर देते हैं। जादुई थाली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इन चंद पैसों को अपने जादू से इतना बढ़ाया है कि हमारे कमाई के रास्ते खुल सके। दोनों संग मिलकर उन पैसों को बैठकर गिनती करते हैं, जिसके बाद सुबह गजोधर कहता है, तो क्या सोचा आपने? रात भर सोचने के बाद मैंने ये तय किया है कि जिस जादुई बर्तन से मुझे ये पैसे मिले हैं, उसे मैं बर्तन बेचने का काम खोलूंगा। उसी दिन गजोधर एक खाली पड़ी दुकान खरीदकर उसमें बर्तन बेचने का कारोबार शुरू करता है, जहां सतपाल आकर कहता है, अरे चाचा, जरा थाली दिखाना। तभी उसके बगल में बैठी पत्नी झुमरी कहती है, हाय दैया सजनवा, ईता उन्हें भाजी तरकारी वाले चाचा हैं जौन से हम कल सब्जी खरीद रहे। इतनी जल्दी धंधा हेर फेर कर डाला? अरे बिटिया, जो बीत गया वो बीत गया। अब ये पन्ना बर्तन भंडार ही मेरा पुख्ता काम है। गजोधर एक एक करके उन्हें कई बर्तन दिखाता है। तभी झुमरी की नजर कोने में रखी जादुई थाली पर पड़ती है। वो थाली की नक्काशी बड़ी नीक है।
माफ करना, वो थाली बिकाऊ नहीं, दरअसल वो थाली इस बर्तन की दुकान की शोभा है। दोनों बर्तन खरीद कर गजोधर को पैसे देकर जाते हैं और गजोधर कहता है, ये इस दुकान की पहली कमाई है, जादुई थाली, इसे मैं तुम्हें सौंपता हूँ। हर एक दिन की शुरुआत गजोधर अपने जादुई थाली का बखान करके करता। कुछ ही दिन में उसके बर्तन की दुकान परवान चढ़ जाती है। दिन भर की कमाई को गजोधर जादुई थाली में डालता, जिसे वह जादुई थाली उसे 10 गुना करके लौटाया करती, जिससे वह घर बार, अच्छा खान पान सब कुछ हासिल करते हैं। इस जादुई थाली के चलते हम बूढ़े बुढ़िया के पास आज सब कुछ है। मगर पन्ना, उनका क्या, जिनके बेटे ब्याह के बाद अपने उस बुजुर्ग माँ बाप को भूल जाते हैं जो उन्हें माली बनकर खून से सींचकर बड़ा करता है। वही बच्चे उन्हें कांटों में लाकर छोड़ देते हैं। गजोधर जादुई थाली में अपनी सारी कमाई डालता है। तभी जादुई थाली उसे 10 गुना पैसे फेर कर लौटाती है, जिसे वह बुजुर्ग के खातिर एक आरामदायक वृद्धाश्रम बनवाकर वहां सुख सुविधा की तमाम चीजों की उपलब्धि करता है। हम बूढ़े बुढ़िया ने जो झेला है वो अब उम्र के इस पड़ाव में किसी और बुजुर्ग को नहीं झेलना होगा। तुम्हारा शुक्रिया जादुई थाली, मैं आजीवन तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तुमने सिर्फ न हमारा पेट भरा है, बल्कि अपनी जादुई शक्ति से हमको फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। इस तरह वह दंपत्ति आगे भी जादुई थाली का लगातार सदुपयोग करते हैं। कभी वह जादुई थाली से भूखे की भूख मिटाते तो कभी बेसहारों का सहारा बनते थे। सास बहू का ट्रक ढाबा। अरे बहू, ये क्या धीरे धीरे हाथ क्यों चला रही है? जल्दी जल्दी हाथों को चला, घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा है। अरे माँ जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं काम करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन हो नहीं पा रहा। तभी ममता निकिता के बाल पकड़ लेती है, जिसके बाद वो उससे कहती है, अरे वाह, देखो तो सही जरा कितनी कामचोर होती जा रही। अरे सही से काम कर ले, नहीं तो तेरा मार मार कर वो हाल करूंगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ऐसा करके ममता वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद निकिता बेचारी रोते हुए घर के काम करने लगती है और अपने मन में सोचती है, आज अगर मेरा पति मेरे ऊपर थोड़ा सा ध्यान देता या थोड़ी भी परवाह करता तो मेरी सास मेरे साथ ऐसा अत्याचार नहीं करती। ये सब मेरे पति की गलती है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बेचारी निकिता अपनी किस्मत के चलते रोने लगती है और घर के सारे काम करने लगती है। ऐसे ही ममता हर रोज निकिता के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती, क्योंकि निकिता का पति हर्ष उसे अपनी पत्नी नहीं मानता था। एक दिन हर्ष सुबह के समय घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। अरे कहाँ गए सब, दरवाजा खोलो। तभी निकिता आती है और दरवाजा खोलती है। जैसे वो दरवाजा खोलती है, हर्ष के साथ वो औरत को देखती है, जिसे देखकर निकिता हर्ष से पूछती है, अजी, ये औरत कौन है आपके साथ? अरे ये पूछने वाली तुम कौन होती हो? चलो मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे और मेरी पत्नी को अंदर जाने दो। हर्ष के मुंह से ऐसी बात सुनते ही निकिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो हर्ष को देखती रह जाती है। हर्ष अपनी पत्नी राधिका को घर के अंदर ले आता है, जिसके बाद ये सब देख ममता हर्ष से कहती है, अरे बेटा, ये लड़की कौन है? ये सब क्या चल रहा है इस घर के अंदर? माँ, ये राधिका है मेरी पत्नी। मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ और इसके बिना मैं जी भी नहीं सकता। अरे बेटा, तू पागल हो गया है। एक पत्नी होने के बावजूद भी तू दूसरी पत्नी ले आया। ये तूने क्या किया? अब बेचारी निकिता का क्या होगा? ओहो हर्ष, इससे अच्छा तो हम मेरे घर चलते। कम से कम हम वहाँ सुकून से बैठ तो पाते। तुम्हारे घर में आते ही कलेश हो गया है। और तुम्हारी ये सो कॉल्ड माँ इतना भी नहीं पता कि नई नवेली बहू का स्वागत कैसे करते हैं। अरे राधिका, तुम परेशान मत हो, तुम्हारा स्वागत करने के लिए मैं हूं ना इस घर में। जाओ तुम मेरे कमरे में जाकर आराम करो, इनसे मैं निपटता हूँ। हर्ष की बात सुनकर राधिका उसके कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद हर्ष अपनी माँ से कहता है, ऐसा होने वाला है ये तो मुझे पहले से ही पता था, इसलिए मैंने पहले ही सोच लिया था। अब आप दोनों में से कोई भी इस घर में नहीं रहेगा। मैं अपनी होने वाली पत्नी के साथ इस घर में रहूंगा, इसलिए अपना सामान पैक करो और फौरन यहाँ से निकल जाओ। अरे बेटा, ये तू क्या कह रहा है? तुझे पता भी है कि तूने कितनी बड़ी बात बोली है। इस उम्र में जरा ये तो सोच, तेरी माँ कहाँ जाएगी और उसका क्या होगा। इस वक्त मैं सिर्फ अपने प्यार के साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए तुम दोनों इस घर से दफा हो जाओ। हर्ष अपनी माँ और अपनी पत्नी निकिता को घर से धक्के मारकर निकाल देता है और घर का दरवाजा बंद कर देता है, जिसके बाद ममता रोने लगती है। जिस बेटे के चलते मैंने तुम्हारे ऊपर इतने अत्याचार किए, उस बेटे ने आज मुझे घर से ही निकाल दिया। इससे अच्छा तो ये होता कि मुझे कोई संतान ही ना हुई होती। अरे माँ जी, आप चिंता क्यों करती हो? मैं आपके साथ हूँ।
मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। मैंने तेरे ऊपर कितने अत्याचार किए और तुझे कितना सताया, लेकिन उसके बाद भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है बहू। आज से तू मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी समान है। ममता और निकिता वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद निकिता अपने सोने के कंगन बेचकर एक किराए का घर ले लेती है और थोड़ा खाने पीने का सामान डलवा लेती है, जिसके चलते उनके 1-2 दिन तो बीत जाते हैं, लेकिन फिर उनके घर में कुछ नहीं बचता। माँ जी, घर में जो था वो सब तो खत्म हो गया। मुझे कहीं काम ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो हम घर नहीं चला पाएंगे। अरे बहू, तू अकेली काम नहीं करेगी। अभी तो मेरे हाथ पैर सही सलामत हैं, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। ममता और निकिता दोनों ही काम ढूंढने जाती हैं, लेकिन दोनों में से किसी को भी कहीं काम नहीं मिलता। दिन भर यहाँ से वहां घूमने के बाद वो दोनों शाम ढले वापस घर लौटने लगती हैं। तभी ममता एक खेत में खराब ट्रक खड़ा देख कहती है, अरे बहू देख, ये तेरे बाबूजी का ट्रक है। उन्होंने मुझे ये ट्रक चलाना सिखाया था। काश आज वो जिंदा होते। ट्रक देखते ही ममता के दिमाग में एक आइडिया आता है। क्यों ना माँ जी, हम ट्रक पर अपना एक ढाबा खोलें। ढाबे से हम अच्छा खासा कमा सकते हैं और फिर आपको ट्रक चलाना भी आता है। हम अपने ट्रक ढाबे को कहीं भी लेकर जा सकते हैं। ममता को निकिता का आइडिया बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो उससे कहती है, लेकिन बहू एक बात तो बताओ, हम ये सब कैसे करेंगे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं माँ जी। तभी ममता की नजर उसके गले में पड़े मंगलसूत्र के ऊपर पड़ती है। अरे बहू, जब तेरे बाबूजी इस दुनिया में ही नहीं रहे तो मैं उनकी निशानियां अपने गले में डालकर क्यों रखूं? मैं इस मंगलसूत्र को बेच दूंगी, जिससे हमारे पास कुछ पैसे आ जाएंगे और उन पैसों से मैं हमारे इस बेकार ट्रक को ठीक करवाकर इसे ट्रक ढाबा बनवा दूंगी। लेकिन माँ जी, आपने आज तक इस मंगलसूत्र को अपने गले से भी नहीं उतारा और आप इसे बेचने की बात कर रही हो। रहने दो माँ जी, ये बाबूजी की आखिरी निशानी है। अरे बहू, इस निशानी को रखकर मैं क्या करूंगी? मेरे लिए तुझसे बढ़कर अब कुछ नहीं है। ममता अपना मंगलसूत्र उतार कर सुनार की दुकान पर बेच देती है, जिसके बाद उन्हें कुछ पैसे मिल जाते हैं। उन पैसों से वो दोनों ट्रक ढाबा शुरू करते हैं, जिसमें वो छोले चावल, पूड़ी सब्जी, रोटी, नान और रायता रखते हैं। ममता ट्रक चलाती और निकिता ट्रक के ऊपर बैठकर खाना लोगों को बेचती, जिससे उनकी अच्छी खासी कमाई होने लगती है। शाम तक वो खूब सारे पैसे कमा लेते हैं। अरे बहू ये देख, आज तो हमने अच्छे खासे पैसे कमा लिए। इतने पैसे तो हमने कभी कमाई भी नहीं होंगे। माँ जी, गांव के सभी लोगों को हमारे हाथों का बना हुआ खाना बहुत पसंद आ रहा है। अब तो बस इसी लगन के साथ हमें अपना काम और आगे बढ़ाना है। उस रात निकिता और ममता दोनों सास बहू पेट भरकर खाना खाती हैं और सो जाती हैं। अगले दिन फिर से वो अपना ट्रक ढाबा लेकर गांव में पहुंच जाती हैं और उनका ट्रक ढाबा देखते ही गांव के सभी लोग उनके पास आ जाते हैं और उनके ट्रक के ढाबे से खाना खाना शुरू कर देते हैं। अरे अरे, पहले मेरा ऑर्डर लो। मुझे राजमा चावल और रायता और इसके साथ नान चाहिए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लो तुम्हारा ऑर्डर और आराम से बैठकर खाओ। अरुणा अपना खाना लेकर आराम से बैठकर खाती है। खाना उसे बहुत स्वादिष्ट लगता है, जिसके बाद वो निकिता को पैसे देती है और वहां से चली जाती है। देखते ही देखते कुछ ही देरी में निकिता और ममता के ट्रक ढाबे का खाना खत्म हो जाता है और वो वापस अपने घर लौट आते हैं। माँ जी, अब मुझे लगता है कि हमें खाना थोड़ा ज्यादा बनाना होगा, क्योंकि इतना खाना तो हम बनाते ही नहीं जितना लोग हमसे मांगते हैं। हाँ बहू, बिल्कुल सही कहा तूने। अब हम अपने खाने की क्वांटिटी बढ़ा देंगे। दोनों सास बहू थोड़ा ज्यादा खाना बनाने लगती हैं। वो अपने गांव में बेचने के बाद दूसरे गांव में भी चली जाती हैं, जिसके चलते ट्रक ढाबा 3 से 4 गांवों में बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है और वो ट्रक ढाबे की मदद से अपनी सभी परेशानियों को दूर कर लेती हैं और अच्छे से रहने लगती हैं। अब उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं होती और वो खुशी खुशी रहने लगती हैं। गरीब सास बहू का लकड़ी का ऑटो रिक्शा। देखिए, अगर आप ऐसा ही करते रहोगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? हम कितनी मुश्किल से पैसा कमाते हैं और आप हो कि सारा पैसा छीन लेते हो। घर में राशन खत्म हो चुका है। ये पैसे मैंने राशन के डलवाने के लिए रखे थे। अरे तेरे ये पैसे मैं थोड़ी देर के लिए उधार ले रहा हूँ। जब मैं जुआ जीत जाऊंगा तो उसमें इन पैसों से डबल पैसा होगा, फिर मैं ये पैसा तुझे वापस लौटा दूंगा। बाबूजी, मैं जानती हूँ आप ये पैसे जुए में हार जाओगे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। देख बहू, मैं तेरा ससुर हूँ। ससुर, अरे अपने ससुर का लिहाज कर और मेरे सामने कम बोल। ऐसा कहकर बबलू सारे पैसे ले लेता है। थोड़ी ही देर बाद अमित भी आ जाता है और अपनी पत्नी आरती से कहता है, अरे आरती, जरा मुझे थोड़े से पैसे तो देना। अरे
कैसे पति हो तुम? दिन भर यहाँ से वहाँ घूमती रहती हो और शाम को जब मैं काम पर से वापस आती हूँ तो मुझसे पैसे मांगने आ जाती हो। इतने पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊँ मैं? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। आरती का ये जवाब सुनते ही अमित को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो आरती को जोरदार तमाचा मारता है, जिसके बाद आरती के चेहरे पर तमाचा छप जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे मुंह जोड़ी करने की? अरे मैं तेरा पति हूँ, तेरे पैर की धूल नहीं हूँ जो तू मुझे कुछ भी सुनाएगी और मैं सुनता चला जाऊंगा। अब चुपचाप सीधे तरीके से मुझे पैसे दे दे, नहीं तो तेरा वो हाल करूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अमित के इतना कहने के बाद भी आरती उसे पैसे नहीं देती, जिसके बाद अमित उसके साथ जोर जबरदस्ती करके सारे पैसे छीन लेता है और उन पैसों को ले जाकर क्लब में दारू और लड़कियों के ऊपर उड़ाने लगता है। दोनों बाप बेटे रोजाना ममता और आरती के ऊपर इसी प्रकार अत्याचार करते रहते हैं, जिसके चलते वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब उनके पास न काम था और न ही पैसे। शराब की मचमची मच रही है। जब तक शरीर में शराब नहीं जाएगी तब तक मेरे शरीर को राहत नहीं मिलेगी। अब मैं शराब कैसे पीऊं? बबलू ये सोचकर अपनी पत्नी ममता के पास आता है और उसके गले से मंगलसूत्र छीन लेता है। आखिरकार मेरी शराब पीने का इंतजाम हो ही गया। अजी, मेरा मंगलसूत्र मुझे वापस दे दो। आप इसे क्यों बेच रहे हो? एक शराब के चलते आप मेरा मंगलसूत्र बेच दोगे क्या? बबलू उसकी एक नहीं सुनता, जिसके बाद वो वहां से जाने लगता है। उसको जाता हुआ देख उसका बेटा अमित उससे कहता है, अरे पिताजी, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? थोड़ी मेहरबानी मुझ पर भी कर दो। अमित अपने पिता बबलू के साथ पीने खाने के लिए निकल जाता है, जिसके बाद बेचारी ममता रोती रह जाती है। इन दोनों बाप बेटों को थोड़ी भी शर्म नहीं बची है। बहू, एक काम करते हैं, हम दोनों यहाँ से चलते हैं। हम दोनों अपना जीवन अकेले ही बिता लेंगे। ममता की ये बातें सुनकर ममता की बहू आरती अपने बेटे को लेकर घर छोड़कर निकल जाती है, जिसके बाद वो यहाँ से वहाँ काम ढूंढने लगती है, लेकिन उन्हें कोई भी काम नहीं मिलता। जिसके बाद वो चलते चलते एक लकड़ी की फैक्ट्री के पास पहुँच जाती है। माँ जी, लगता है इस फैक्ट्री में हमारे लिए कोई ना कोई काम तो जरूर होगा। हमें इस फैक्ट्री में ही काम के लिए बात करनी चाहिए। आरती और ममता फैक्ट्री में काम की बात करने की कोशिश करते हैं। उन्हें दो आदमी खड़े हुए नजर आते हैं, जिसके बाद वो उनसे काम मांगती हैं। देखो, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, इस फैक्ट्री में तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। अभी पूरी वर्कर की टीम चल रही है, यहाँ जगह कहीं नहीं है। लखन की ये बात सुनते ही बेचारी आरती और ममता वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी लखन के साथ खड़ा हुआ राघव उसके कान में कुछ कहता है, जिसके बाद लखन उन दोनों को जाते हुए रोक लेता है। हमारी फैक्ट्री में कोई काम तो नहीं है, लेकिन हमारी फैक्ट्री में जो बेकार की लकड़ी निकलती है, तुम्हें उस कूड़े में फेंकने का काम मिल सकता है। ये सुनते ही आरती और ममता खुश हो जाती हैं और काम करने के लिए तैयार हो जाती हैं। एक दो दिन तक वो लकड़ियां फैक्ट्री से उठाती हैं और कूड़े में फेंक देती हैं, लेकिन एक दिन अचानक से आरती अपनी सास ममता से कहती है, अरे माँ जी, हम और कब तक ऐसे ही कूड़ा उठाते रहेंगे? हमें अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना होगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे पास तो करने के लिए कुछ है ही नहीं। कई दिनों से मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। क्यों ना हम इन लकड़ियों से एक ऑटो रिक्शा बनाएं, जिसकी मदद से हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आरती का सुझाव ममता को अच्छा लगता है, जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर लकड़ी से एक ऑटो रिक्शा बनाती हैं। ऑटो रिक्शा दिखने में बहुत अलग होता है। आओ आओ, लकड़ी के ऑटो में बैठो। ऐसा लकड़ी का ऑटो रिक्शा कहीं नहीं देखा होगा। आरती के ऐसा कहते ही दो सहेलियां उनके ऑटो में बैठ जाती हैं, जिसके बाद आरती ऑटो रिक्शा चलाते हुए उन्हें उनके घर तक पहुंचा देती है। मैंने हमेशा आदमियों को ऑटो चलाते हुए देखा है, पहली बार किसी औरत को ऑटो चलाते हुए देख रही हूँ। और फिर तुम्हारा ये लकड़ी का ऑटो रिक्शा भी बहुत अच्छा है। इसने तो हमें हवा के साथ साथ हमारे घर तक पहुँचा दिया। तानिया और शिल्पा दोनों बहुत खुश होती हैं और आरती को पैसे देकर अपने घर में चली जाती हैं, जिसके बाद आरती बाकी सवारियों को बिठाने के लिए चली जाती है। देखते ही देखते सुबह से शाम तक आरती लकड़ी के ऑटो में कई सारे ग्राहकों को बिठाती है और उन्हें उनके घर तक छोड़ आती है, जिसके चलते वो अच्छा खासा पैसा कमा लेती है। वहीं दूसरी उसकी सास लकड़ी की फैक्ट्री का काम छोड़ती नहीं है और वो लकड़ियों का कूड़ा फैक्ट्री से उठाकर इकट्ठा करती रहती है। अरे वाह, आज तो काफी सारी लकड़ियां इकट्ठी हो गई। इन लकड़ियों से तो एक और ऑटो रिक्शा बन सकता है। ममता एक और लकड़ी का ऑटो रिक्शा बनाने का सुझाव आरती को दे देती है, जिसके बाद आरती एक और लकड़ी का ऑटो रिक्शा बना देती है। दोनों सास बहू लकड़ी का ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर देती है।
देखते ही देखते गांव में वो दोनों लकड़ी का ऑटो रिक्शा चला चलाकर बहुत ज्यादा फेमस हो जाती हैं। अरे पूरे गांव में सबसे अच्छा ऑटो रिक्शा तो ये लकड़ी का ऑटो रिक्शा है। हवा की तरह घर पर पहुंचा जा देता है। जब से ये लकड़ी का ऑटो रिक्शा हमारे गांव में आया है, लोग अपने घरों पर जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं। गांव के सभी लोग आरती और ममता के ऑटो रिक्शा की खूब तारीफ करने लगते हैं, जिसके बाद वो पैसा कमा कमा कर और लकड़ी के ऑटो रिक्शा बनाना शुरू कर देती है। अब दोनों सास बहू गरीब लोगों को किराए पर ऑटो रिक्शा देना शुरू कर देती हैं, जिससे उन दोनों को मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और वो घर बैठे पैसा भी कमाने लगती हैं। आखिरकार हमारी मेहनत रंग लाई। अब हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। वे दोनों अपने जीवन में सुखी से रह रहे होते हैं कि तभी उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। रुकिए माँ जी, मैं देखती हूँ कौन है। आरती जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर उसका पति अमित और उसके ससुर बबलू खड़े होते हैं, जो उससे माफी मांगने लगते हैं। अरे हमें माफ कर दो बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपनी गलतियों के चलते हमने तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। आज हमें अपनी गलती का पछतावा है। मैं जानता हूँ हम दोनों माफी के लायक तो नहीं है, लेकिन हो सके तो हमें माफ कर देना। तभी उन्हें माफी मांगते हुए ममता भी देख लेती है और कहती है, चलो कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो है। अब तुम कहाँ जाओगे? तुम्हारे पास ना तो घर है ना कोई रहने का ठिकाना। तुम चाहो तो हमारे साथ रहकर हमारे लकड़ी के ऑटो रिक्शा चला सकते हो। ममता अपने पति और अपने बेटे को लकड़ी के ऑटो रिक्शा को दे देती है, जिसके बाद वो दोनों लकड़ी के ऑटो रिक्शा चलाकर पैसा कमाने लगते हैं और अब वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगे हैं।